जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर जो है थर्ड लेक्चर होगा। इट इज द चैप्टर नंबर 7 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो एनसीईआरटी फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है सीबीएसई का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ के बारे में पढ़ेंगे जो एलसीआर सीरीज सर्किट का पार्ट है, और तीसरा जो हम लोग एलसी ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स। सबसे पहले एज पर द वर्ड ट्रांसफॉर्मर विच कैन ट्रांसफॉर्म, जो चेंज कर सकता है खुद को। तो क्या कर सकता है, क्या चेंज करता है? ट्रांसफॉर्मर is a device which is used to convert high current and low voltage to low voltage and high current। क्या बताया हमने? लो वोल्टेज एंड हाई करंट को हाई वोल्टेज एंड लो करंट में कन्वर्ट करना, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी। ये काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं और बात आपसे करूंगा कि आपको पता है जितना भी हमारे कंट्री में या और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज एट लो वोल्टेज, मतलब आई कैन से कि ऑलमोस्ट 11,000 वोल्ट या 32,000 वोल्ट पे एसी का जनरेशन होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो 11,000 वोल्ट का जनरेट होता है, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपने देखा है कि रोड साइड में जो बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं उनके ऊपर हैंगिंग वायर्स होते हैं, तो उन वायर्स के थ्रू 132,000 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। तो इतना हाई पोटेंशियल कैसे, जबकि जनरेशन कितना होता है 11,000 वोल्ट का। अगर 11,000 वोल्ट से 132,000 वोल्ट का जो कन्वर्जन है वो कौन सा डिवाइस करता है? वो यही ट्रांसफार्मर करता है। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और करंट इसका वाइस वर्सा होता है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट एंड वाइस वर्सा। ये इसका कंसेप्ट है। तो मैं वही बताया 11,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो बाद में उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है 132,000 वोल्ट पे बाय यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज को हमने हाई में कन्वर्ट किया। अब आप सोचिए 132,000 वोल्टेज बहुत हाई होता है और उसको हमें अपने घरों में यूज करना है, तो हमें वोल्टेज कम चाहिए। घर में हम कितना वोल्टेज यूज करते हैं? जो एसी करंट है हमारे घरों में उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, तो 132 तो और कम किया जाता है 132,000 वोल्ट से, और उनके ग्रिड सिस्टम होते हैं वहां पे इनका वोल्टेज कम किया जाता है, और फाइनली जो हमारे घरों में आता है एसी करंट उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। तो वापस हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, फिर से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिससे हम हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज एंड लो करंट टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट एंड वाइस वर्सा, राइट? तो ये पार्ट हो गया। सो ट्रांसफार्मर क्या है, यहां हमने डेफिनेशन बता दिया। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज लो वोल्टेज at higher current, low voltage at higher current to higher voltage and low current and vice versa। ये भी हम आगे ऐड कर सकते हैं, and vice versa, राइट? ये डेफिनेशन हो गया ट्रांसफार्मर का। अभी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे बात करें तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? ये हमने पीछे के वीडियोस में कवर किए हुए हैं कि अगर दो कॉइल हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं यहाँ पे, ये कंसेप्ट आप देख लीजिए। ये दो कॉइल्स हैं, ये जो कॉइल है इट इज द प्राइमरी कॉइल, ऐसा ये प्राइमरी कॉइल है, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, ऐसे सेकेंडरी कॉइल है। 3D में आप समझिए, ऐसे सेकेंडरी कॉइल है, और
इस कॉइल में हम एसी करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट। ये प्राइमरी कॉइल हो गया हमारा और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में हम एसी करंट फ्लो कर रहे हैं, उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ हम करंट फ्लो कर रहे हैं, उसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। although this is not physically directly connected, ये दोनों कॉइल एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, बट स्टिल यहां अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से ईएमएफ इज गोइंग टू इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? इट इज ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? वही हमने बताया कि एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो वही हमने इसका प्रिंसिपल लिखा है कि इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in the secondary coil due to change in current in the primary coil and hence the change in flux, magnetic flux in the secondary coil. Of course अगर यहाँ करंट चेंज हुआ प्राइमरी में तो यहाँ इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, और ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? because rate of change of magnetic flux in this coil, right? because आपने ये पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल, EMF induced is directly proportional to d phi by dt, right? तो ये सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है? अब यहां से आप लिख सकते हो कि सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt in the secondary coil only, right? yes, जो भी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल के। अगर सेकेंडरी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम यहां लिख सकते हैं इस टर्म को ES will be directly proportional to N। ये क्या है? N क्या आ जाएगा? NS सेकेंडरी कॉइल इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है? N है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, राइट? यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन आई कैन से टू थिंग्स। अब इसी प्रिंसिपल को मैं यूज कर लूं यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा कि EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज rate of directly proportional to rate of change of magnetic flux in primary coil, secondary coil, and जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ES विल बी माइनस NS अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो d phi by dt। this is equation 1 से। it is for the primary coil, this is for primary coil, sorry secondary coil है, it is for the secondary coil, secondary लिख रहे हैं ना, it is for the secondary coil। एंड प्राइमरी कॉइल के लिए हम लोग सेम वे लिख सकते हैं फॉर प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा? दिस विल बी EP इज इक्वल्स टू माइनस NP इंटू डी फाई बाई डी टी। इट इज आर इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करें? दोनों को डिवाइड कर लें। आई होप ये प्रिंसिपल और डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन का ये पार्ट आपने समझा है। यहाँ पे AC सोर्स कनेक्टेड है और यहाँ हम आउटपुट निकालने के लिए लोड रेसिस्टेंस RL डाल देते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो हमें मिलेगा ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, डी फाई बाई डी टी ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा NS अपॉन NP, एक टर्म ये मिल गया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और यहाँ पे NS अपॉन NP इज कॉल्ड टर्न रेशियो। इस रेशियो को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये रेशियो हो गया ना, इसे हम टर्न रेशियो बोलते हैं। टर्न रेशियो आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया।
अभी नेक्स्ट हम लोग देखें तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, जरा इसको ध्यान से देखिए, नाम से ही क्लियर है। स्टेप अप, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो लो वोल्टेज, नीचे का मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट करना किसका काम है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए स्टेप अप मतलब जो अप साइड है वो ज्यादा है, बड़ा है, ऊपर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन secondary coil will be greater than that of the number of turns in primary coil. That is the identification of step up transformer. या हम ऐसे बोल सकते हैं number of turns in primary coil is less than that of the number of turns in secondary coil, then that is what step up transformer. Step down transformer, step down ऊपर से नीचे, तो नीचे मतलब जो लास्ट होगा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो ये कंडीशन लिखा है कि एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और यहाँ ईएमएफ के लिए भी सेम है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ऑलरेडी हमें पता है ना, ईएस इज equals to minus ns d phi by dt, तो EMF is directly proportional to number of turns, तो secondary upon secondary will be secondary upon secondary। इतना पार्ट आई होप सो सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये भी डायग्राम्स भी क्लियर हो गए स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। अब इसके बाद हमें एक और कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, मैं इसी में लिख देता हूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होना चाहिए। फिजिक्स में हालांकि कोई आइडियल कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल बिकॉज एनर्जी का लॉस होता है, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, मैं ये पार्ट लिख लेता हूं और फिर आगे डिस्कस करता हूं। एक पेज ही हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें मिला ES अपॉन EP is equals to NS upon NP. It is what अभी हमने डिस्कस किया, ES upon EP is equals to NS upon NP। यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 1, और NS upon NP is the turn ratio। NS upon NP is what, turn ratio। याद रखिएगा टर्न रेशियो, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज टर्न रेशियो, राइट, इट इज टर्न रेशियो, ये टर्न रेशियो हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशन है कि जो इनपुट पावर होती है वही आउटपुट पावर होती है। तो आई कैन से इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है, अब बेसिक टर्म या बेसिक पार्ट हम डिस्कस करें तो हमें पता है कि पावर जो है, पावर इट इज EI या VI होता है। ठीक है, पावर इज EI। तो इनपुट, अब वापस डायग्राम में देखिए जरा, इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्राइमरी। इनपुट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्राइमरी। तो करंट जो है प्राइमरी में वो IP है और नंबर ऑफ टर्न्स NP है, और यहाँ पे करंट इज IS, और यहाँ का EMF EP, यहाँ का EMF ES, S फॉर सेकेंडरी। तो पावर क्या है, अभी हमने बताया पावर क्या है, पावर इज EI, राइट। तो इनपुट पावर मतलब प्राइमरी का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, IP इंटू EP, या EP इंटू IP इज इक्वल्स टू ES इंटू IS। यही चीज मैं वहां पे लिखूंगा, EP इंटू IP, दैट इज अबाउट द प्राइमरी, ये प्राइमरी का
पावर है, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर की बात करें तो सेकेंडरी आ जाएगा ES इंटू IS। अभी यहाँ पे हमने ES अपॉन EP लिखा है, तो यहां से फिर से देखें ES और ये EP इधर लेके चले जाए तो ES अपॉन EP क्या होगा, IP अपॉन IS, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन 2 से, इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए। अब देखें ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP है, बट ये IP अपॉन IS है, तो दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें तो हमें एक और रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 1 एंड 2 से ES अपॉन EP, ES अपॉन EP is equals to NS upon NP is equals to IP upon IS, because करंट के एक ऐसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है EMF, राइट। तो ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला मिल गया जिसके हेल्प से हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस फिर से एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि कभी कभी टर्न रेशियो पूछता है, तो टर्न रेशियो हमारा क्या होगा, इट इज NS अपॉन NP, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ टर्न रेशियो का डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड इनमें से किसी का यूनिट, बिकॉज इट इज टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो का यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम टर्म्स। तो आई होप ये कंसेप्ट आपने ट्रांसफार्मर का पूरी तरह समझा है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज आप लोग कमेंट में हमको लिखिएगा। आई विल ट्राई टू मेक डिफरेंट वीडियोस टू क्लियर योर डाउट्स। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस सर्किट पढ़ा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा है। LCR सीरीज सर्किट, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है और ये रेसिस्टर है, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, रेसिस्टर R, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इसका जो इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t, इट इज द EMF, राइट। और करंट जो है वो हमारा I है इस सर्किट में। तो अब हम लोग आगे देखें, हमें क्या चाहिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इन फैक्ट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से मतलब क्या है कि इसमें हमें रेजोनेंस कंडीशन के हिसाब से इसका जो बैंडविड्थ होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ, वो हमें निकालना है और क्वालिटी फैक्टर निकालना है। क्वालिटी फैक्टर के ऊपर मैं आऊंगा आगे कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, जब हम निकालेंगे तो उसके डेफिनेशन के बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो दो से तीन चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि फॉर LCR सीरीज सर्किट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है LCR सीरीज सर्किट। इस LCR सीरीज सर्किट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंपिडेंस है, इंपिडेंस क्या होता है, नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सीरीज सर्किट। बिकॉज रेसिस्टेंस का तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता ही है, इंडक्टर का भी रेसिस्टेंस होता है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये देखिए, ये XL है, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, XL इज ओमेगा L। फिर आपने पढ़ा है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इट इज 1 बाय ओमेगा C, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी R होता है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस R खुद रेसिस्टेंस है, तो इसका जो नेट रेसिस्टेंस है, नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सीरीज सर्किट, दैट इज कॉल्ड impedance which is represented by Z, और Z का जो फॉर्मूला है ये होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। अब एक ये टर्म पता है, और एट रेजोनेंस कंडीशन जो है, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, XL एट रेजोनेंस
XL must be equals to XC. XL must be equals to XC, but XL is omega L is equals to XC is 1 by omega C. तो आप देख रहे हो ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को इधर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई एल सी, सो ओमेगा विल बी 1 बाय रूट ऑफ एल सी. ये टर्म याद रखिएगा, ओमेगा विल बी 1 बाय रूट ऑफ एल सी. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए. और पावर ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट जो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप जो भी इस टॉपिक के वीडियोस हैं, ये लेक्चर 3rd है, तो आप 2nd वाले लेक्चर को या इवन 1st वाले लेक्चर को वो भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर आपको बीच में कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं. तो उसमें आपने पढ़ा एलसीआर सीरीज सर्किट में जो पावर होता है, पावर इन एलसीआर सर्किट सीरीज सर्किट, एवरेज पावर इज ERMS into IRMS into cos phi ये टर्म है. बट आपको और भी पता है कि ERMS इज E0 बाई रूट 2 and IRMS is I0 by root 2, right, into cos phi. अब यहाँ पे मैं रूट टू का मल्टीप्लीकेशन अगर करता हूँ तो 2 आ जाएगा, तो आई कैन राइट सिंपली एवरेज पावर जो है वो है E0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाई, या 1/2 इंटू E0 I0 cos phi, राइट. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें ये लगेगा और ये लगेगा टू अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस. तो ऑलरेडी मैंने थोड़ा कुछ वही लिखा हुआ है. एवरेज पावर इन एलसीआर सीरीज सर्किट क्या है, ERMS IRMS इंटू कॉस फाई. इस वाले स्टेप पे आ गए, इट इज 1/2 E0 I0 cos phi. अब हम देखें एवरेज पावर क्या लिखा है, 1/2 इंटू E0 I0 cos phi. तो E0 को एज इट इज लिखा है, बट I0, अब ये टर्म ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा सा हमने ऐड किया है. I0 क्या होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू IR. तो I क्या होगा V बाई R, तो V के जगह V0 है और R के जगह Z है. Z इज द इम्पिडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट. मैंने बताया नेट रेसिस्टेंस offered by LCR series circuit is called impedance. तो impedance है, Z है ये, राइट. तो Z का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया, Z का वैल्यू, तो ये I0 हो गया. अब यही I0 का वैल्यू, ये सपोर्टिव टर्म्स है, I0 का वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं. किस वाले इक्वेशन में, इसमें, सॉरी, ओके, हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं. किसका वैल्यू, E0 का और I0 का. तो E0 तो एज इट इज है, E0. मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ये स्टेप में चेंज करता हूँ, फिर हम इस स्टेप पे आ जाएंगे. तो P एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 E0 का वैल्यू, E0 का वैल्यू E0 है एज इट इज, इंटू I0 का वैल्यू, I0 का वैल्यू ये है E0 बाई Z विच इज दिस. तो E0 बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई. देखिए इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई क्या बताया है, R बाई Z होता है. कॉस फाई क्या होता है, R बाई Z. इट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर. ये कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है. पावर फैक्टर इज कॉस फाई, R बाई Z है. तो इंटू R बाई Z का वैल्यू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, तो ये रूट इंटू रूट वाला टर्म, रूट रूट कैंसल, तो आपको मिला P एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 E स्क्वायर इंटू E स्क्वायर विल बी E0 का स्क्वायर इंटू R बाई
नीचे क्या है, ये रूट इंटू रूट खत्म हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया ना, रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, तो रूट हट गया, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, राइट। ये हमें कंडीशन मिल गई जो यहां पे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी एवरेज पावर इज 1/2 ई नॉट स्क्वायर आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सी इज 1/ओमेगा सी, वही रखा है, इंस्टेड ऑफ एक्सएल ओमेगा एल, इंस्टेड ऑफ एक्सी 1/ओमेगा सी। आई होप आप लोगों ने यहां तक समझा है। अब आगे हम इस इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां हमने लिखा है कि फॉर मैक्सिमम पावर, पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो क्या मिलेगा, ओमेगा एल। ऑलरेडी हमने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ा है ना कि एट रेजोनेंस, सॉरी, at resonance XL is equals to XC, XL is equals to XC, और XL क्या होता है ओमेगा एल, XC क्या होता है 1/ओमेगा सी, ये टर्म ऑलरेडी हमें पता है, तो कंडीशन है वो। तो फॉर P मैक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है 1/2 E नॉट स्क्वायर बाई आर, राइट। अब ये कैसे आया, ऑलरेडी हमें पता है, देखिए ये कैसे आया, P इज इक्वल टू पी मैक्स, पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज E स्क्वायर बाई आर, जब करंट, सॉरी, पावर मैक्सिमम कब होगा, ऑलरेडी हम फिर से इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, पावर मैक्सिमम हमें चाहिए, तो मैक्सिमम कब होगा, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसका वैल्यू बड़ा होता है, तो इसका डिनोमिनेटर हमें छोटा करना है, तो अगर ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि इसका पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, तो एवरेज पावर विल बी मैक्सिमम, तो P विल बी P मैक्स जब ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। यही कंडीशन हमने यहां पे लिखा हुआ है कि ओमेगा एल जब 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा देन पावर विल बी मैक्सिमम, P विल बी P मैक्स, जब ये कंडीशन होगी। तो अब ये वाला इक्वेशन देखिए वापस से, अभी हमने बोला कि ओमेगा एल विल बी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, राइट। मैं फिर से पीछे वाले पेज पे चलता हूं, तो अगर ओमेगा एल ओमेगा 1/ओमेगा सी के बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो यहां क्या बचा 1/2 ई नॉट स्क्वायर आर बाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो क्या बचा ई नॉट स्क्वायर आर बाई आर स्क्वायर, तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, क्या मिला P एवरेज, मैं यहां लिख देता हूं बाद में रब कर देता हूं, 1/2 ई नॉट स्क्वायर बाई आर, यही सेम कंडीशन हमने वहां पे लिखा हुआ है, यहां पे नहीं लिखूंगा, अनदर वे इट विल बी सो जंबल, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हियर। क्या बताया हमने कि यहां अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिला था ई नॉट स्क्वायर बाई आर, दिस इज आवर इक्वेशन 2 से। अब ये पीछे का पार्ट मैंने फिर से लिखा है कि सिंस पावर इज P मैक्स, जब ये कंडीशन है ना आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल दिस, अब यहाँ कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं कि
ये इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करें, इक्वेट कर लें। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है कि एट हाफ पावर पॉइंट्स P इज P max by 2, जो यहाँ पे हमने देखा P max by 2, तो P max by 2 इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू, यहाँ कंडीशन डाल रहे हैं एट हाफ पावर पॉइंट्स P इज P max by 2, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, P के जगह हमें क्या डालना है, P max by 2, ये वाला कंडीशन इज इक्वल्स टू ये वाला RHS पूरा P max इन ब्रैकेट R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो हम देखें ये P max कैंसिल हो गया, एक दो स्टेप यहाँ पे मिस आउट है, तो यहाँ बचा 1/2 और ये R स्क्वायर है, 1/2 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, यही टर्म ना का होल स्क्वायर। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिलेगा 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, राइट। ये टर्म पे आ गए, तो फिर से ये टर्म इधर आएगा, तो क्या बचा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें मिला फर्दर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है दोनों साइड, तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमें मिला R इज इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, R इज इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें कंडीशन डालेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, फिर से चाहिए तो लिख दो आप, ओमेगा नॉट क्या है, इट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज 1 बाई रूट ऑफ LC, ऑलरेडी हमें पता है, फाइन। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन 4 हमें मिला है, इक्वेशन 4 कौन सा है, दिस वन, ये इक्वेशन 4 है, दिस इज आवर इक्वेशन 4, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल्स टू R। तो हमने क्या लिखा है, चलिए मैं कर देता हूं, क्या है टर्म, फिर से इक्वेशन 4, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल्स टू R। अब दोनों साइड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई ओमेगा बाई L, तो ओमेगा बाई L से हम दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सो ओमेगा बाई L इन ब्रैकेट ये पूरा टर्म ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा बाई L, R ओमेगा बाई L। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो क्या करेंगे हम, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ, तो एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं मैं, सो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, एल एल कैंसिल हो गया ना, माइनस ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आई होप एक, हाँ चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मिलेगा हमें, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ओके फाइन, कलर दूसरा ले लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिला, यस हमें मिला दिस विल बी ओमेगा L, ओके, ओमेगा L इंटू ओमेगा, सॉरी ओमेगा बाई L है ना, R, हाँ, तो क्या मिला, ओमेगा बाई L इंटू ओमेगा L माइनस ओमेगा बाई L इंटू 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल्स टू R ओमेगा बाई L। अब ये L L कैंसिल हो गया,
ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/LC इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बाई एल, ये टर्म मिल गया, यही हमने यहां पे लिखा हुआ है, राइट। बट 1/LC क्या है, अब देखिए एक और टर्म पता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1/LC कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो ओमेगा नॉट इज 1/√LC। तो आप देख रहे हो 1/LC है, तो 1/LC का वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये जो पार्ट है इसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बाई एल, ये यहां पे लिखा है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा बाई एल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस है, इधर इधर प्लस माइनस है, तो एक बार माइनस वाला टर्म इधर ले लिया, तो आर बाई एल इंटू ओमेगा, इसको इधर लाए, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी बार अगर मैंने क्या बोला, यहां मैंने माइनस वाला टर्म लाया तो यहां प्लस हुआ, और जब प्लस वाला टर्म लेके आएंगे तो माइनस होगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाई एल इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों हमें क्या मिल गए, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको हम स्टैंडर्डली सॉल्व जब करेंगे, मैं हालांकि सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यस, रूट्स जो है इसके वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहां से हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट, x के जो रूट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जब पूरी तरह सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हमें ये और ये टर्म मिल जाएंगे, याद रखिएगा। तो एक एंगुलर वेलोसिटी मिला और एक एंगुलर वेलोसिटी मिला, राइट, एक्सट्रीम के मिले, तो बैंडविड्थ जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज द चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, दैट इज डेल्टा ओमेगा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 हमें ये मिला है, ये वाला टर्म, एंड ओमेगा 1 ये वाला टर्म मिला है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे, तो देखिए ओमेगा 2 ये पूरा पार्ट माइनस ये पूरा पार्ट, राइट, दिस माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस गेट कैंसल, ये r बाई 2l, r बाई 2l प्लस करेंगे तो r बाई 2l, यहाँ देख लीजिए r प्लस r बाई 2l प्लस r बाई 2l, दैट विल बी 2r बाई 2l, और 2 कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिला, r बाई एल, राइट, तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमें क्या मिला, r बाई एल, तो r बाई एल क्या है, इसका बैंडविड्थ है, दिस इज द बैंडविड्थ, राइट। बैंडविड्थ क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, राइट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है उनका डिफरेंस इज बैंडविड्थ, डेल्टा ओमेगा। अब एक टर्म है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट, और बैंडविड्थ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया विच इज डेल्टा डब्ल्यू, तो ओमेगा नॉट ऑलरेडी हमें पता है 1/√LC, ओमेगा नॉट इज 1/√LC डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा क्या है, r बाई एल,
दोनों के वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दिए तो हमें क्या मिला, Q is equals to 1 by R root of L by C. This is the quality factor and bandwidth of the resonance circuit, LC/R series circuit. आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोगों को समझा है। मैंने एक चीज नहीं कैलकुलेट किया, जो आप लोग ट्राई करना कि अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गए दिस एंड दिस, तो इनके जो रूट्स होंगे वो ये टर्म्स कैसे आए और ये टर्म्स कैसे आए, ये जरूर मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर मुझे लगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ इसके लिए बना दूंगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में था ना, ax² + bx + c = 0, उसी का जो रूट हम लोग लेते हैं -b, तो b इस प्लेस पे तो -b + -√b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूले से हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को समझा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस, L मतलब इंडक्टर यहाँ पे है, C कैपेसिटर, दोनों क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है LC ऑसिलेटर का कि लाइक आपके मोबाइल में जो वाइब्रेटर होता है, जब फोन आता है ना तो आपका फोन वाइब्रेट करने लगता है, दैट इज ड्यू टू दिस सर्किट ओनली, दैट इज कॉल्ड द LC ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, अब इसमें क्या कैसे का क्या यूज होता है मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट थोड़ा सा ना मुझे बेसिक डिस्कशन करना है। जो फार्मूलाज आपको पता है, यहाँ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि हाउ दो एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो इसमें अप्लाई होता है LC ऑसिलेशन में, हाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो डेरिवेशंस आपने पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है। एक पढ़ा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस C है और ये कोई सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट, ये E है। तो यहाँ चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर आपने पढ़ा है, इट इज हाफ Q इंटू V, इट इज हाफ CV², इट इज हाफ Q² अपॉन C, राइट। ये तीन फार्मूलाज आपने पढ़े हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो इस पे चार्ज +Q है, इस पे चार्ज -Q है, ये +Q है, इस पे इधर -Q है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में वो किसमें कितनी होगी, उसके तीन फार्मूलाज हैं। टर्म मस्ट बी क्लियर, E इज द एनर्जी स्टोर्ड, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल वही सारे टर्म्स हैं। ये एक कंसेप्ट हो गया, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। और LC ऑसिलेशन में एक तो कैपेसिटर है, दूसरा क्या है, L फॉर इंडक्टर। इंडक्टर में भी आपने सिमिलर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैसी होती है, तो ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर इट इज कनेक्टेड विद एनी AC सोर्स। अब इसके अंदर जो करंट I है, E = E0 sin ωt है, दिस इज L इंडक्टर। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ LI², राइट, हाफ LI²। ये दो चीजें हैं। यहाँ एनर्जी के जगह जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, U ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर मतलब यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी है तो UM लिखा है इसको, UM इज हाफ LI²। और इसको ये जो टर्म है, दिस टर्म एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो इट इज गिवन बाय
ई सॉरी एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से, तो यू ई है, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैंने बोला तीनों है, हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, हाफ क्यू इंटू वी, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, राइट, एनी हाउ जस्ट वी कैन राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब एलसी ऑसिलेशन में दोनों साथ में आ गए और दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, एल एंड सी। तो एक बार एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी जब कैपेसिटर चार्ज होगा, और फिर यहां से चार्ज कहा जाएगा, इंडक्टर को जाएगा, तो ये डिस्चार्ज होगा, रिमेंबर इट। और फिर जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहां से जो चार्ज है वो कहां जाएगा, फिर कैपेसिटर में जाएगा, दैट प्रोसेस गोज ऑन। और हमने रेजोनेंस का कंडीशन पढ़ा है कि जो रेजोनेंस में ओमेगा आर पढ़ा हमने या ओमेगा नॉट पढ़ा है, इट इज 1/√LC। पिछले 2 टॉपिक्स में हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/√LC। तो ये टर्म्स हमें याद रखने हैं। यही फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एज यू कैन सी। तो मैं यू ई की बात करूं, दोनों मैं लिखते चला जाता हूं कि पहला लिख रहा हूं मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, रिमेंबर इट, इन कैपेसिटर। तो ये यू ई फॉर इलेक्ट्रिकल, तो क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट, विच इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, विच इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। सॉरी, यहां मैं एक, ठीक है मैं बता देता हूं कैसे है, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी डाल देते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई सी, 2c, राइट। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें पता है कि जो Q है वो Q नॉट कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, यस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्योंकि हमें पता है सिंस I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, सो Q जो है वो होता है डी आई बाई डी टी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ आई, क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। तो Q हमें मिल गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये टर्म हमने यहाँ पे यूज कर लिया, इंस्टेड ऑफ Q हमने Q नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा है, बट यहाँ स्क्वायर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। सॉरी, आई इज दिस, राइट, यस, आई नॉट नहीं होगा ना, क्यू नॉट होगा, क्यू इज डी, आई इज डी क्यू बाई डी टी, उल्टा कर दिया है मैंने, आई इज डी क्यू बाई डी टी, राइट। So it will be d by dt of q, और q क्या है, q नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो q नॉट कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी नॉट बिकम्स राइट। मैंने उल्टा कर दिया था वहाँ पे, आई इज डी क्यू बाई डी टी। तो हम चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप ये समझ में आया। सेम वे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, दूसरा टर्म हम लोग क्या लिख दें, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी क्या होगी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी को यू एम, मैग्नेटिक वाला, ठीक है, बिकॉज
उसके अंदर, ठीक है, हमने इसका नोटेशन दिया है यूएम। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हमने ऑलरेडी क्या लिखा है, हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। सो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये मेन फार्मूला हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। बट आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो दिस विल बी हाफ एल, आई के जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, विच विल बी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज आवर इक्वेशन 2 से, राइट। ये यूएम मिल गया। अब आप देखो टोटल एनर्जी हमें चाहिए, ये यू ई मिला है और यू एम। तो एट एनी टाइम जब ये चार्ज हो रहा है एक और दूसरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो टोटल एनर्जी मिलके कितना होगा, दैट दो ही टाइप की एनर्जी है इसमें, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एनर्जी को ऐड कर लेंगे, तो यहां टोटल एनर्जी मिल गया। आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हमें ऐड कर लेना है, सॉरी 1, राइट, 1 और 2 को ऐड कर लेना है। तो यूई प्लस यूएम क्या दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मैंने यहां क्या निकाला है, ठीक है, एल आई, और आई को, सॉरी बेटा, मुझे आई को यहाँ पे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के टर्म में लिख देना था, वो मैंने नहीं लिखा, राइट। तो यहाँ भी डाल देंगे हम लोग, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉमन है, तो हमें ये पार्ट जो है 1 मिल गया, विच इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, इट इज द टोटल एनर्जी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो ये एंटायर कंसेप्ट है इसका। आई होप आप लोगों ने यहां तक सब कुछ समझा है। अब इसके अलग अलग कंडीशंस हैं कि कौन से कंडीशन पे ऑसिलेशन में क्या होगा, लाइक कब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहां से कहां, कैपेसिटर टू इंडक्टर, देन इंडक्टर टू कैपेसिटर, देन दैट प्रोसेस। तो ये 5-6 स्टेप में होता है। अब मैं उस पार्ट पे चलूंगा, तो हम लोग दिस पार्ट वी विल डिस्कस एलसी ऑसिलेशन। पहला कंडीशन है एट टी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये जो टी वगैरह दे रहा है ना, आप ये समझिए कि जो एसी इनपुट है, ठीक है, पूरे सर्किट का, मैं फिर से डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ। ये हमारा एलसी ऑसिलेशन है, तो इंडक्टर है ये, दिस इज इंडक्टर, और ये कैपेसिटर है, राइट। और दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बीच में यहाँ पे हम लोग एसी सोर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एसी सोर्स। तो जब इनमें करंट जा रहा है, और ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टूड, ये दोनों पैरेलल हो गए, हम करंट सोर्स यहाँ से दिखा देते हैं, तभी ये पैरेलल होगा, बीच में दिखाओगे तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा है। तो ये जो एसी सोर्स है, एसी सोर्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस वे। ये एसी सोर्स है, ये ओरिजिन है, ये टाइम पीरियड टी है, और ये कितना हो गया, t/2 हो गया, ये उसका आधा t/4 हो गया, ये t/2 प्लस t/4, सब t/4 के डिफरेंस है, t/2 प्लस t/4 विल बी 3t/4, और ये 4t/4 विच इज नथिंग बट t, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ले रहे हैं, पहला पार्ट ले रहे हैं एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है, तो दिस इज t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 है, तो इंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, वो पहला कंडीशन है। तो जब कैपेसिटर के अंदर फुल चार्ज है, तो कैपेसिटर का एनर्जी कितना होने वाला है, मैक्सिमम। तो कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी लग रहा है अपना, that is electrical energy, तो U is max and UB, that is energy stored in an inductor, will be 0 in that case. तो this is the first case. दूसरा केस है कि जब
कैपेसिटर से चार्ज, देखिए यहाँ पे हमने 5 ऐसे प्लस लिखा था, यहाँ चार्ज कम हो रहा है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर चार्ज जा रहा है तो इंडक्टर स्टार्ट टू वाइब्रेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया है ओमेगा नॉट क्या 1/√ऑफ LC, L और C के वैल्यूज होंगे तो इट विल स्टार्ट टू, और करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट t इज इक्वल्स टू t/8, तो मैंने यहाँ t/4 बोला है, एट t/8 क्या होगा, t/8 विल बी समवेयर हियर, ये t/8 का कंडीशन है। तो t/8 पे करंट इसमें आया, यहाँ पे भी है, तो t/8 पे that is electrical energy will be same as the magnetic energy, that simply we can say जितनी एनर्जी कैपेसिटर में होगी उतनी एनर्जी इंडक्टर में होगी, कंडीशन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है एट 2t/8, 2t/8 मतलब t/4, राइट, t/4, ये t/8 का था, ये t/4 इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एक तो मैक्सिमम होगा तो दूसरा क्या होगा, मिनिमम। इस पॉइंट पे देखिए मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। t/8 पे एवरेज मिला तो एवरेज पे क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, एंड बाय दैट टाइम कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर का एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 0 और मैग्नेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम विच इज हाफ Li², ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट केस अब वही है 3t/8, 3t/8 में अब चार्ज, अब ये डिस्चार्ज हो गया था, कौन, कैपेसिटर, यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज हो गया था और ये फुल्ली चार्ज था, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ये पहले आप देखेंगे ऊपर पॉजिटिव था, ऊपर पॉजिटिव था, डिस्चार्ज हो गया तो कोई चार्ज नहीं, अब चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव यहां पे डेवलप हो रहा है नीचे वाले प्लेट पे, और नेगेटिव यहां पे आ गया ड्यू टू इंडक्शन, राइट। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टिल इट इज द सेम। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं फिर से 3t/8 पे क्या हो रहा है कि दोनों की एनर्जीज सेम है, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर इज सेम एज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब नेक्स्ट केस में देख लें, यहाँ पे एट 4t/8 मतलब t/2 का केस है, t/2 का केस है, तो यहाँ पे 0 हो गया एनर्जी किसका, अब 0 किसका हुआ, इंडक्टर का, तो इंडक्टर का एनर्जी 0 और कैपेसिटर का मैक्सिमम, तो u इज मैक्स। एंड नेक्स्ट पार्ट 5t/8, 5t/8 में क्या होगा, कैपेसिटर से फिर चार्ज कहाँ जा रहा है, कैपेसिटर से चार्ज बट रिवर्स डायरेक्शन में, बिकॉज चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अभी यहाँ बदल गया, राइट। अब इसको और इसको भी कंपेयर करिएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हैज बीन रिवर्स, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया, राइट। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है एट 6t/8, यहां पे कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज और यहां पे एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन एन इंडक्टर। फिर से 7t/8 पे दोनों की एनर्जी सेम होगी, और इसका जो पोलैरिटी है वो फिर से चेंज हुआ, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया ये प्लेट, और ये प्लेट नेगेटिव हो गया, और फिर से एट टी पे फिर से पूरा सब कुछ जहां से स्टार्ट हुआ था वैसे आ गया, तो एट टी जो 0 का कंडीशन था वही फिर से वापस आ गया, एंड दैट प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूअसली। तो आप यहाँ देख रहे हो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, इसलिए एलसी सर्किट में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है ड्यू टू चार्जिंग एंड discharging. So this is the entire concept in regarding the charging and discharging of a capacitor, which we can say simply LC oscillation. तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड,
और अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।